हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th साइंस के चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति के नियम, इसके ऊपर। पिछली क्लास में स्टूडेंट्स हमने बल के गति के प्रथम नियम को डिस्कस किया था। इसमें हमने देखा था गैलीलियो के प्रयोग को, और उसके बाद न्यूटन ने कैसे इस प्रयोग के आधार पर गति के प्रथम नियम को दिया था। गति के प्रथम नियम में हमने एक शब्द के बारे में बात करी थी जो थी जड़त्व। और हम पिछली क्लास में यहां पर आकर रुके थे कि जड़त्व तथा द्रव्यमान के बीच में क्या संबंध है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, पहले तो इस चीज को डिस्कस करेंगे जो लास्ट लेक्चर में रह गया है। गति का प्रथम नियम यदि आपको याद होगा तो आपको उसको एज इट इज याद रखना है। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का गुण क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना। ठीक है। और गति का प्रथम नियम क्या है? गति का प्रथम नियम ये है कि कोई भी वस्तु यदि गतिमान है तो वो गतिमान ही बने रहना चाहती है, यदि वो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही बने रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। कहने का मतलब यह है कि बाह्य बल आरोपित करने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, यानी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी वस्तु त्वरण प्राप्त कर लेगी। बल लगाने से वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, सीधी सीधी बात हमने ये यहां से निष्कर्ष निकाला। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, बल लगाने से त्वरण उत्पन्न हो रहा है किसी वस्तु में। तो इसको हम अभी यूज करेंगे गति के द्वितीय नियम में। फिलहाल हम आते हैं जड़त्व तथा द्रव्यमान पर। जड़त्व तथा द्रव्यमान की बात हमने लास्ट क्लास में हम जहां पर आकर रुके थे, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि जैसे सपोज कोई एक बैलगाड़ी है और कोई रेलगाड़ी है। तो बैलगाड़ी और रेलगाड़ी में से किसको मूव करना, किसको एक जगह से खिसकाना ज्यादा इजी रहेगा या ज्यादा टफ रहेगा? आप बोलेंगे सर बैलगाड़ी जो है वो ज्यादा हल्की होती है रेलगाड़ी से, तो दो बैल जो है वो मिल करके एक बैलगाड़ी को खींच सकते हैं आराम से, लेकिन रेल को खींचने के लिए हमको एक शक्तिशाली इंजन की आवश्यकता पड़ती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जड़त्व किसका अधिक होगा? जड़त्व अधिक होगा रेलगाड़ी का, जो कि ज्यादा भारी है। सीधी सीधी बात यह है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व उतना अधिक होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना कम होगा उस वस्तु का जड़त्व उतना कम होगा। ठीक है। मतलब द्रव्यमान अधिक तो जड़त्व अधिक, द्रव्यमान कम तो जड़त्व भी कम। सीधे सीधे इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि द्रव्यमान और जड़त्व जो है वो एक ही बात है, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, यानी मेजरमेंट ऑफ इट्स। जो उसके जड़त्व की वैल्यू है वो उसका द्रव्यमान है। इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के हैं, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने आपसे परसों डिस्कस किया था, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामा अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों? देखिए, सीधे सीधे गति के प्रथम नियम का अनुप्रयोग है, इस पर हमने डिस्कशन किया था। क्योंकि जब बस गतिशील होती है तो मतलब जब उस पर ब्रेक, गतिशील बस पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो वह अवस्था परिवर्तन का विरोध तो करेगी ही। उसके फलस्वरूप क्या होता है, बस के साथ संपर्क में हमारे शरीर का निचला भाग यानी हमारा पैर और हमारा कमर वाला पार्ट संपर्क में रहता है, इसीलिए वो आगे की तरफ नहीं झुकते। लेकिन हमारा ऊपरी भाग क्या होता है, बस के साथ गतिमान अवस्था में होता है। अतः बस के ब्रेक लग जाने पर बस तो रुक जाती है, हमारे शरीर का जो संपर्क में भाग है वो भी रुक जाता है, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग अभी भी गतिमान अवस्था में है, इसीलिए उस पर आगे की ओर झटका लगता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था गाड़ियों में सीट बेल्ट होती है, सीट बेल्ट पहनने से हमारी सुरक्षा हो जाती है। और सिमिलरली है कि जब विरामावस्था से गतिमान होती है तो हम पर पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है? क्योंकि हम अभी भी विराम की अवस्था में हैं, गाड़ी गतिमान हो गई है तो हम पीछे की तरफ हमको धक्का लगता है। और भी क्वेश्चन है, जैसे अभी जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में हमने बात करी थी, तो क्वेश्चन है कि किसका जड़त्व अधिक है, एक रबड़ की गेंद का या उसी आकार के पत्थर का? एक रबड़ की गेंद है और जितनी रबड़ की गेंद है उसी आकार का एक पत्थर है, किसका जड़त्व अधिक होगा? जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, पत्थर वाली गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा, इसीलिए पत्थर वाली गेंद का जड़त्व भी अधिक होगा। साइकिल एवं रेलगाड़ी में से रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। 5 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के में से 5 रुपए के सिक्के का जड़त्व अधिक होगा। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं गति के द्वितीय नियम को। गति का द्वितीय नियम क्या है इसको समझते हैं, इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, इस पर आधारित कुछ हमको न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे। इनको सीखते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए स्मार्ट बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमारा डिस्कशन चल रहा है जड़त्व तथा द्रव्यमान पर। तो यहाँ पर हमने जो 2-3 बातें सीखी इंपॉर्टेंट, इसको मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि आप भी इसको कॉपी में उतार लो और इसको ध्यान में रखो। जड़त्व तथा
द्रव्यमान से संबंधित, इनके बीच में क्या संबंध है? तो आप इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि जो किसी वस्तु का द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। सीधा सीधा मतलब कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान अधिक, तो मतलब उसका जड़त्व भी अधिक। यदि वस्तु का द्रव्यमान कम, तो वस्तु का जड़त्व भी कम। ठीक है, तो ये हमने जड़त्व के बारे में देखा, जड़त्व और द्रव्यमान के बीच में संबंध। और जड़त्व मैंने आपको बताया था, जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का गुण है, किसी वस्तु की प्रॉपर्टी है, जिससे कि वो क्या है? अपनी अवस्था परिवर्तन का, गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया। एक क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। किसी पेड़ की शाखा, इस क्वेश्चन को आप सोचिए, अपने दिमाग में सोचने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों होता होगा। गति के प्रथम नियम पे आधारित इसका आंसर है, इसका एक्सप्लेनेशन। तो जरा सोचिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर या फिर तीव्रता से हिलाने पर इसकी कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। क्यों? तो स्टूडेंट्स, पेड़ की शाखा जो है वो कौन सी अवस्था में है? वो है विरामावस्था में। ठीक है, आप लिखेंगे, क्योंकि अब पूरा एक्सप्लेनेशन तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप साथ साथ ये नोट कर सकते हैं। क्योंकि पेड़ की शाखा जो है वो विरामावस्था में है। वो कौन सी अवस्था में है? विरामावस्था में। जब हम उसे हिलाते हैं तो वो क्या आ जाती है? गतिमान अवस्था में। लेकिन पत्तियां जो है, पत्तियां, पेड़ की पत्तियां, टहनी पर लगी जो पत्तियां हैं या शाखा पर लगी हुई पत्तियां हैं, वो अभी भी विरामावस्था में होती है और अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। फलस्वरूप क्या होता है कि वे टूटकर गिर जाती है। सीधी सीधी बात। ये किस पर आधारित है? ये गति के प्रथम नियम पर आधारित है। ये आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन और आएगा, वो क्वेश्चन भी बता देता हूं आपको। क्वेश्चन क्या है? जो कप होते हैं, जो प्लेट होती है ना, एक सॉसर प्लेट आती है, आपने देखा होगा। उसमें कप को रखने के लिए, प्लेट में कप को रखने के लिए, कप को रखने के लिए खांचा बना होता है। के लिए खांचा बना होता है ना? तो वो क्यों बना होता है? प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा, प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा इसलिए बना रहता है कि यदि अचानक हमको झटका लग जाता है, अचानक झटका लग जाता है,
तो गति के प्रथम नियम से क्या होगा कि जो कप है वो प्लेट से गिर करके नीचे गिर जाएगा, और प्लेट में कप जो है प्लेट में से नीचे गिर जाएगा, और कप में रखा हुआ सामान जो है हमारे ऊपर गिर सकता है। तो हम क्या करते हैं, खांचा बना रखते हैं। खांचा बनाने से क्या होता है कि अगर प्लेट हिले भी थोड़ा बहुत तो कप भी जो हो उसके साथ हिले, मतलब कप भी उसके साथ गतिमान रहे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी। मतलब कहने का मतलब है इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बना करके पूछे जा सकते हैं। तो आपको जरा सा अपना दिमाग का यूटिलाइज करना है और देखना है कि गति के प्रथम नियम के आधार पर किस प्रकार से मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। फिलहाल हम चलते हैं गति के द्वितीय नियम पर। गति के द्वितीय नियम क्या एक्सप्लेनेशन करते हैं, हमको गति के द्वितीय नियम की क्या जरूरत पड़ी, तो गति का द्वितीय नियम यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ हमें क्या करता है, देखिए अभी अभी मैंने आपको क्या बात बताई थी, अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, जब वस्तु पर आरोपित बल आरोपित किया जाता है उससे क्या होता है, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, मतलब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है ना। अगर वस्तु विरामावस्था में तो तेजी से चलने लगेगी, गतिमान हो जाएगी, वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हमने पढ़ी है अपने पिछली क्लासेस में, पिछले चैप्टर में, कि वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। मतलब कि कहने का मतलब है यदि हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। बल आरोपित करते हैं तो वस्तु त्वरित हो जाती है। ठीक है, और वस्तु के त्वरित होने के कारण क्या होगा, डिफरेंट वस्तुएं डिफरेंट प्रकार की गति करेंगी। जैसे सपोज आप ये सोचिए कि कोई एक टेनिस की बॉल होती है, इसको ऐसे समझिए, एक होती है टेनिस की बॉल, ठीक है, कैसी होती है, लाइट सी होती है ना, हल्की सी। और एक होती है क्रिकेट की बॉल, सीजन बॉल, जो कि कॉर्क की होती है, जो कि बहुत मजबूत होती है। अब सपोज एक खिलाड़ी ने शॉट मारा टेनिस की बॉल पर और एक खिलाड़ी ने शॉट मारा क्रिकेट की बॉल पर, और वो किसी व्यक्ति से जाकर के टकराए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस व्यक्ति को हानि ज्यादा किससे होगी, टेनिस की बॉल से या क्रिकेट की बॉल से। देखिए टेनिस की बॉल जो है ये तो हल्की है, टेनिस की बॉल जो है वो क्या है, हल्की है, तो व्यक्ति को चोट तो लगेगी लेकिन हल्की चोट लगेगी। लेकिन क्रिकेट की बॉल जो होती है, सीजन बॉल, वो भारी होती है ना। आपने यदि देखा होगा जिससे क्रिकेट खेला जाता है, जो इंडिया टीम खेलती है क्रिकेट, जो नेशनल लेवल पर खेला जाता है, हम उस बॉल की बात कर रहे हैं, वो क्या होती है, भारी होती है ना, पत्थर जैसी होती है। तो अगर वो व्यक्ति के लग जाए तो उससे चोट ज्यादा लगती है। कहने का मतलब है कि त्वरण क्या है, दोनों की गति यहां पर हम ले रहे हैं समान, दोनों की गति समान है, लेकिन द्रव्यमान द्रव्यमान किसका ज्यादा है, द्रव्यमान क्रिकेट की बॉल का ज्यादा है, इसका ज्यादा है द्रव्यमान, और जो टेनिस की बॉल है इसका द्रव्यमान कम है। तो बल दोनों पर यदि समान रूप से लगाया जाए तो ज्यादा द्रव्यमान वाली गेंद जो है वो ज्यादा असर करेगी, यानी कहने का मतलब ये है कि वो ज्यादा बल आरोपित करेगी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। इन एग्जांपल के थ्रू हम समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो बल है वो डिफरेंट प्रकार की वस्तुओं पर, और उसके द्वारा जो डिफरेंट वस्तुओं पर हम त्वरण आरोपित कर रहे हैं, त्वरण मिल रहा है जो वस्तुओं को, वो कैसे कैसे वेरी कर सकता है। ठीक है, अब सपोज एक ट्रक है, ये ट्रक जो है ये विरामावस्था में, मतलब रास्ते में खड़ा है, और एक ट्रक जो है ये गतिमान है, ये किसी वेग से चल रहा है। सपोज हम बोलते हैं इस ट्रक का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 10 किलोमीटर सॉरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। स्पीड बहुत कम है पर हम मानते चलो इतने स्पीड से चल रहा है। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में इस ट्रक से टकरा जाए जो विरामावस्था में, तो उसे चोट कम लगेगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस गतिमान ट्रक से टकरा जाए तो उसे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
कैसे? ट्रक तो वही था, सिर्फ इतने बात से फर्क पड़ गया कि विरामावस्था में या गतिमान में। तो यहाँ पर बल जो है ज्यादा लगा इस वाली अवस्था में, और इस वाली अवस्था में बल कम लगा। किस पर निर्भर हुआ? यहाँ पर बल जो हुआ वो त्वरण पर निर्भर हुआ। इसका त्वरण कम, इसका त्वरण कम और इसका त्वरण अधिक। द्रव्यमान दोनों का बराबर, ट्रक जो था दोनों बराबर है। दो केस समझ गए, एक में दोनों का त्वरण जो था वो सेम था, लेकिन द्रव्यमान एक का ज्यादा एक का कम, तो हमने देखा ज्यादा द्रव्यमान वाले ने ज्यादा बल आरोपित किया। दूसरे केस में हमने देखा द्रव्यमान दोनों का सेम, लेकिन त्वरण एक का ज्यादा एक का कम, त्वरण में जिसका ज्यादा त्वरण था उसने ज्यादा बल आरोपित किया। ऐसा ही हम देखते हैं कि एक छोटे से सपोज एक जो बंदूक की गोली होती है, बंदूक की गोली ये होती है मुश्किल से ग्राम्स में होती है ना, बहुत कम इसका द्रव्यमान होता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है? कम द्रव्यमान। तो अगर मैं इस गोली से ऐसे एज्यूम करूं कि ये गोली मेरे हाथ में है और मैं इससे किसी को इससे मैं किसी जगह पर या फिर किसी निशाने पर मारता हूं, तो जो प्रहार करूंगा उसके जो हानि होगी वो कम होगी। लेकिन अगर मैं इसको बंदूक से फायर करता हूं, राइफल के अंदर डाल करके इस बंदूक की गोली चलाता हूं, तो इससे तो किसी किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है ना, मतलब ये ज्यादा हानि पहुंचा सकती है इस केस में। तो कहने का मतलब क्या हुआ? छोटी सी गोली है, लेकिन यहां पर राइफल से निकलने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती है? बहुत तेज। यहां पर त्वरण जो होता है बहुत अधिक। तो जब ज्यादा त्वरण से वो गोली आती है तो छोटी सी गोली भी क्या करती है? बहुत बड़ी हानि कर लेती है। आप इन सारे उदाहरणों से क्या समझे? इन सारे उदाहरणों से हम ये समझे कि जो किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो है, एक तो उसके द्रव्यमान और दूसरा उसके वेग पर निर्भर करता है। और ऐसी राशि जो कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है, इस राशि को हम बोलते हैं संवेग। ये बात समझ में आ गया? संवेग जो है, किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के वेग और उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल का परिणाम होता है। ये सूत्र याद रहेगा, ये सूत्र आपको याद रखना है। ये हम अभी तक सिर्फ इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि किस वस्तु का संवेग ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर संवेग को हम P से डिनोट करते हैं, संवेग को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, द्रव्यमान को स्मॉल m से और वेग को v से, तो हमारे पास सूत्र बन के आता है p इज इक्वल टू एम वी। संवेग का जो मात्रक होता है, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। संवेग का मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। संवेग, संवेग हमने अभी भी डिस्कस करा कि संवेग जो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। ऐसी राशि को संवेग कहते हैं। P बराबर m इंटू वी, इसे हम स्मॉल p से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर गति के द्वितीय नियम का डिस्कशन करेंगे। हम अब गति के द्वितीय नियम का स्टेटमेंट लिखते हैं। तो गति के द्वितीय नियम को लिखने के लिए हमको ये संवेग के बारे में समझना जरूरी था। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? तो पहले मैं गति का द्वितीय नियम लिख देता हूँ सीधे सीधे। गति का द्वितीय नियम ये है कि गति का द्वितीय नियम हमें वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसके उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है, ये बताता है। मतलब कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, अभी हम इसका मैथमेटिकल जो हम लिख रहे हैं इसको हम मैथमेटिकल प्रूफ करने की भी कोशिश करेंगे। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल, उस पर लगने वाले बल, और बल की जगह मैं लिख रहा हूं असंतुलित बल। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? हमने इस बारे में डिस्कशन किया है। वेग में परिवर्तन कब होगा?
जब बल असंतुलित होगा। संतुलित बल से तो नहीं होता ना, नहीं होता, ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था। तो मैं बल की जगह लिखूंगा असंतुलित बल। उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में होता है तथा बल के समानुपाती कह लीजिए या अनुक्रमानुपाती कह लीजिए होता है। ये गति का द्वितीय नियम है। यह गति का द्वितीय नियम है। इस नियम के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी ऊपर लिखा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? समानुपाती का मतलब, अभी मैं इसको देखो, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, तो किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती का निशान ये होता है स्टूडेंट, समानुपाती का निशान ये। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, अभी मैं लिख लेता हूं पहले से, बल की दिशा में बल लगने वाले बल, तो ये जो बल है असंतुलित बल या बल कह लीजिए, इसके समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले बल की दिशा में तथा बल के समानुपाती होता है। ये इससे हमको निष्कर्ष मिला। समानुपाती का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं बल लगाऊंगा ज्यादा तो संवेग में परिवर्तन की दर होगी ज्यादा, अगर मैं बल लगाऊंगा कम तो संवेग में परिवर्तन की दर होगी कम। तो जब कोई ऐसा संबंध आता है तो मैं उसकी जगह समानुपाती लिख लेता हूं। कैसे? इसको ऐसे एक एग्जांपल से समझिए कि जब आपकी एज बढ़ती है तो आपकी हाइट भी धीरे धीरे बढ़ती है। ये एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए बोल रहा हूँ। सपोज 10 से 20 साल के बीच में आपकी एज बढ़ती है तो आपकी हाइट भी देखा होगा आपने बढ़ती है। मतलब आप 10 साल में आपकी हाइट थी 140 सेंटीमीटर, 12 साल में आपकी हाइट हो गई 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 साल में आपकी हाइट हो गई 160 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से तो देख रहे हैं आप, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी हाइट भी बढ़ रही है। तो जब कोई ऐसा संबंध आता है तो हम उस पर अनुक्रमानुपाती लगा देते हैं सीधे सीधे। मतलब कि बल की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी संवेग परिवर्तन की दर भी वैसे वैसे बढ़ेगी, बल की मात्रा जैसे जैसे घटेगी संवेग परिवर्तन की दर भी वैसे वैसे घटेगी। इतनी बात अब आप समझ गए होंगे। गति का द्वितीय नियम का स्टेटमेंट ये है, कथन ये है। इससे आगे की बात को हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसको हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसको आप रिवाइज कीजिएगा। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड और सारी चीजें देखेंगे, इससे आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे और सबसे पहले हम इस पर जो बेस्ड फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे। इसको आप रिवाइज करने के लिए डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।